नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल के आंसर की आ चुके हैं और हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं उसके मैथ्स के 30 सवाल। उसके क्या बेस्ट अप्रोच हो सकते थे एग्ज़ाम हॉल में सॉल्यूशन करने के, कैसे इसको 30 सवालों को हम लोग कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है। बहुत ही ईजी सवाल आए थे आपके एग्ज़ाम में और जिन भी बच्चों ने एसएससी सीएचएसएल का मेंस दिया है वो चेक करें कि उनके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और क्या बेस्ट तरीके थे सॉल्व करने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आने वाले सीजीएल मेंस के भी एग्ज़ाम वाले बच्चों का ये फ़ायदा होने वाला है वीडियो से, क्योंकि उन्हें भी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ तरीके समझ में आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे हम तरीक़ों से बेहतरीन तरीक़ों से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि सवाल बहुत ही आसान था, फिर भी समझते हैं हम चीज़ों को। पहला सवाल आपका है, 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोंड दूध और 30 लीटर फुल क्रीम वाला दूध है और इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। आप मतलब तीनों की एचसीएफ। तो सबसे इजी सवाल, सबसे आसान है ये कि आप पहले तीनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि सर ये 15 ऐसा नंबर है जो 75, 45 और 30 को पूरी तरह से काटता है और सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें क्या कहता है सवाल में ये कह रहा है कि आपको दो प्रकार का दूध नहीं मिलना चाहिए और सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी। तो आप खुद बताओ कि अगर 75 लीटर गाय का दूध अगर आपको रखना है तो आपको कितना, 5 ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी। 45 लीटर की दूध है और एक ट्रे में 15 लीटर आ रहा है, तो आप उसको कितना में रखोगे, 3 लीटर, 3 ट्रे में रखोगे। और 30 लीटर का दूध है और अगर 15 लीटर आ रहा है एक ट्रे में, तो कितना ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी, 2 ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 5 3 8 2 10, टोटल 10 आपका आंसर होने वाला है इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपके सामने ये। दूसरा सवाल क्या कहता है कि समान विकर्ण और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव एक होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल के अंदर कि जब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है, ये पता है दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ऐसे कंडीशंस वाले चतुर्भुज को हम हमेशा क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। स्टेटमेंट वाली सवाल थी, आसान सवाल थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, तीसरा सवाल एक ट्रायंगल का सवाल है और तीसरा सवाल कहते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में अंतः केंद्र ए है। आप एक त्रिभुज अगर ड्रॉ करते हो जिसमें ये P है, ये Q है और ये AR है, कहते हैं अंतः केंद्र A है। अंतः केंद्र क्या होता है, आपको पता है कि जो आपके इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और वो जहाँ मिलते हैं उसको हम इंसेंटर या अंतः केंद्र कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि QAR अगर 116 है, ये एंगल आपको दे रखा है 116 डिग्री, तो पूछा है QPR का मान क्या होगा, इस वैल्यू का मान क्या होगा। आप सबसे पहले आपको पता है कि जो ये एंगल होता है वो क्या होता है, तो 90 प्लस एंगल P/2 देता है ए का वैल्यू। आपने पढ़ा होगा इंटरनल एंगल। और अगर यही ये बाह्य रूप से कट कर रहा होगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस P/2। तो हमें अंतः केंद्र के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ ए का जो वैल्यू है वो 116 है, यानी 90 प्लस P/2 का जो मान है वो 116 के बराबर है। तो P/2 का मान कितना होगा, आप कहोगे सर 26 होगा, यानी P का मान जो होगा वो 52 डिग्री आने वाला है। 52 डिग्री मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन इस सवाल का क्या है, उत्तर है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथा सवाल ये है कि 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है। आपने ऐसे रेस के सवाल बहुत करे होंगे। 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त दे रहा है और अंतिम में 40 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब है कि जो उसके बीच का टाइम का गैप है ना, वो 100 सेकंड का है। क्लियर है ना। अब कहता है 2400 मीटर की दौड़ में अगर हरि की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है तो हरि को कितना टाइम लगा होगा। तो आप कहोगे कि सर 2400 से यानी कि 400 सेकंड है। अब हरि अगर 400 सेकंड ले रहा है तो तरुण तो 100 सेकंड का गैप है, इसका मतलब तरुण उससे 100 सेकंड कम लिया होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि तरुण हरा दे रहा है हरि को,
इसका मतलब है कि तरुण को जो टाइम लगा होगा वो कम लगा होगा। अब आप खुद बताओ, तरुण के टाइम 300 सेकेंड और आपका टोटल डिस्टेंस 2400, इसका मतलब है कि 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड रही होगी तरुण की, 2400/3। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल आसान सवाल है, एग्जाम में करने लायक बिल्कुल इतना ही था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा सवाल क्या कहते हैं? पांचवा सवाल हमारा है ये। अगला सवाल ये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है और 3 छूट दिए गए इस पे, क्रमिक छूट, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसके अंदर, बाकी चीज़ें बहुत आसान है और वो भी कैलकुलेशन बहुत आसान है। आप देखो कैसे करते हैं। आपके पास अंकित मूल्य दिया हुआ है 2800 रुपया, आपने 15% का आपने एक छूट दिया है, इसका मतलब कि उसको आपने कितने में सेल किया? तो आपने बोलो सर 85। फिर आपने 8% का छूट दिया तो यानी 92, और फिर आपने 5% का दिया तो 95। अब अगर आप देखो, एक तो तरीके है, क्या तो पूरे मल्टीपल करो, सभी को काटपीट मचाओ। दूसरा, जब आप ऑप्शन को देखोगे ना, तो या तो ऐसा देखो कि कौन सा ऑप्शन, क्योंकि इसमें 17 है तो 17 से कौन कट रहा है, 19 है तो 19 से कौन कट रहा है, वो भी थोड़ा टफ होगा। देखो मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा 00 से 00 हो गया, ये कितना है 17×5=85, ये हो गया 20×5=100, ये भी हो गया 20×5=100, और ये हो गया 19×5=95। ये दोनों में क्या है, 2 और 2 4, यानी कि 100×4 है ना, तो ये 4 से इसको काटेंगे, बोलेंगे 7 बार में, यानी ऊपर का जो नंबर है वो 7 है, 17 है, 92 और 19 है, और नीचे 100 है। मतलब कुछ भी गुना करेंगे उसके लास्ट के 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल चिपकाएंगे, है ना। अभी आप देखो कि जो नंबर है 7, 17, 92, 19, उसके इकाई अंक पे क्या मिल रहा है, क्योंकि जब हम ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो दो ऑप्शंस जो हमारे सामने हैं उनके इकाई अंक सेम है, बाकी दो के अलग अलग है। यहाँ पे हालांकि मैंने वो ओरिजिनल PDF लेके पढ़ा है तो टिक किया हुआ, लेकिन हालांकि निकल सकता है। देखो 7×7 49, 49 में 9 आ रहा है, 9×2 18, 18 में 8 आ रहा है, 9×8 72, यानी 2। यानी कि कोई भी जो ऑप्शन होगा उसके इकाई अंक में अगर 2 है, वो इस सवाल का उत्तर होने वाला है, और वो यही ऑप्शन है, दूसरा नंबर। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के समानांतर है तथा E एवं F उन भुजाएं AD और BC के मध्य बिंदु है जो समानांतर भुजाएं नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ करने हैं आपको, आपको आता है ये चीज़ें। AB और CD के समानांतर है, और AB 28 और CD 18 है, मतलब ABCD ये आपका 28 दिया और ये आपका 18 दिया। आपसे बोला गया है कि EF का वैल्यू ज्ञात करें, और E और F जो है ना, वो AD और CB के मध्य बिंदु है, E और F। तो इस सवाल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, फिगर भी ड्रॉ नहीं करते, सीधे और सीधे आप, एक थ्योरम होता है कि पैरेलल लाइन है और उसके मिड पॉइंट को अगर कोई रेखा मिला रहा है, तो उस रेखा की जो लंबाई होती है वो दोनों साइड्स के सम का आधा होता है। मतलब 18 और 28 कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 46 होगा, और 46 का आधा 23 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। कुछ भी नहीं करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7वां नंबर सवाल ये है आपका, दिख रहा है सभी को? 7वां नंबर सवाल ये है। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है, 3sec² A-1 इंटू कॉसेक A-1 इंटू कॉसेक A+1। देखो एक तो तरीका ये है कि आप ए का कोई वैल्यू पुट कर लो, सिंपल सिंपल है ना, ए के लिए कोई आप वैल्यू पुट कर लो। या दूसरा तरीका, एक चीज़ दिख जो रहा है मुझे, वो ये दिख रहा है कि कॉसेक A-1 कॉसेक A+1 कॉसेक स्क्वायर A-1। क्लियर है क्या? कॉसेक स्क्वायर A-1 जो होता है ना, वो कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर A-1 टैन स्क्वायर ए होता है। मतलब टैन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए मिला के 1 बना देगा, मतलब यहाँ से सिर्फ आपको 3 निकल के आने वाला है। समझ में आया क्या सभी को? और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट ये थ्योरम है, डायरेक्ट ऐसा आपने पढ़ा होगा ट्रिगो के अंदर। तो 3 और 4 कितने बन गए, 7। ऐसे सवाल पूछे गए थे आपके CHSL के एग्जाम में, बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से है। सॉल्व करो इसे, कुछ नहीं है ऐसे सवाल को सॉल्व करने में। देखो सबसे पहले ऑफ का हम लोग करते हैं प्रोसेस। तो आपको पता ही है 8×8 = 64 होगा, और यानी यहाँ से तो सबसे पहले 5 मिलने वाला है। सबसे पहले ये 5 मैंने लिख दिया। इस वाले लाइन को जब देखेंगे तो 64, 8/64 फिर से 8 आएगा,
और 24/8 का मतलब 3। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से माइनस है तो माइनस दिया। यहाँ पे देखेंगे 416 और 8/8 कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है, यानी 1 × 16 फिर से 16 आने वाला है। तो 5 3 8 और 16 मतलब -8। इस सवाल का जो उत्तर होगा वो -8 होगा। 9वां नंबर सवाल क्या है आपका, ये है 9वां नंबर सवाल। कहता है 5 पूर्णांक का औसत 48 है, प्रथम 4 पूर्णांक का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है। मतलब प्रथम जो 4 पूर्णांक है हमारे पास, मतलब मैं ऐसे कुछ लिख दूँ 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं, जिसमें से ये जो है ना 4 नंबर और एक 5 नंबर, ये दोनों को अलग अलग किया है। प्रथम 4 पूर्णांक का औसत 5वें पूर्णांक का, यानी कि 5वें पूर्णांक का अगर 5वां 2 है तो ये 1 है, क्योंकि 50% कह रहा है। 5वां पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 5वां पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। कह रहा है 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। अगर ये सभी का औसत 48 है तो कुल का सम कितना होने वाला है, तो आप कहोगे सर 5 से गुना करो, 8 × 5 = 40, 5 × 20 और 2 4 240, यानी कि 5 पूर्णांकों का कुल सम जो होगा वो 240 होने वाला है। यहाँ से देखेंगे ये 4 नंबर हैं तो सभी का सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये रेशियो अगर है तो ये 4x होने वाला है और ये 2x होने वाला है, मतलब सर 6x होने वाला है टोटल। यानी x का जो वैल्यू होगा वो कितना होने वाला है, 624 यानी 40। x का जो मान आया वो कितना आ गया, 40 आ गया। आपसे पूछा है 5वां पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो 5वां पूर्णांक है कितना, 2x, यानी x का मान 40 तो 2 का मान 80। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहते हैं कि एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान और कला की संख्या क्रमशः 40, 80 और 60 है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दिखाया जाए। पाई चार्ट आपको समझ में आता है ना, कि अगर एक सर्कल है, इसमें से 3 लोग हैं काम करने वाले, एक को मैंने 40 बना दिया, एक को मैंने 80 बनाया और एक को 60 मान लिया। अभी क्या कह रहा है, ये नंबर फॉर्म में है। आपको इसको अगर बनाना है पाई चार्ट में तो इसको डिग्री के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा है, मतलब डिग्री के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो कहता है वाणिज्य, वाणिज्य कितना है, 40%, 40 है, तो इसका संगत कोण क्या होने वाला है। ठीक है ना, आसान सवाल है। पहले देखो तीनों का सम करेंगे तो 180 आएगा और ये 180 360 डिग्री के बराबर होने वाला है। मतलब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो 2 के बराबर है। तो 40 का वैल्यू कितना होना है, 80 डिग्री। किसी का भी मान पूछता 2 से गुना कर देते हैं ना, तीनों में से किसी का भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल क्या कहते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। कि 5 7 और 9, यानी कि 5x 7 × 9। x मैंने सिर्फ, आप ऐसा करो, मतलब मैंने ऐसा किया और x शामिल था तो मैंने x को निकाला और ये 1260 है। समझ में आएगा। एलसीएम लेना था, आसान है, कुछ नहीं करना है। अभी सबको काटपीट मचाएंगे। 9 से कटेगा क्या, तो 9 से कटेगा एक बार में, 9 चौ 36, 140, ये 7 पचे 35 होता है और 35 चौके 140 होता है। मतलब x का जो मान आने वाला है वो 4 आने वाला है। क्लियर है क्या। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो 5 और 9, सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये क्रमशः। इसका मतलब कि दोनों का अंतर 4 है और एक का वैल्यू 4 हुआ तो 4 का वैल्यू 16 हो जाएगा। क्लियर है ना। अगले सवाल की तरफ कहता है दो संगोलों की त्रिज्या 4 और 5 के अनुपात में है तो उसका आयतन क्या होगा। भाई आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रेडियस का क्यूब ही तो उसके आयतन के समानुपाती होगा। यानी कि 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना है, 3 बच्चों के आयु के योग के 4 गुना है। अगर आप 3 बच्चों की आयु के योग को x मानोगे तो उस व्यक्ति की जो आयु होगी ना वो 4x होने वाला है, 4x होने वाला है। कहता और 6 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब उस व्यक्ति की आयु 6 वर्ष बाद, तो व्यक्ति तो सिंगल है तो 6 वर्ष का बड़ा, 6 वर्ष से बढ़ेगा, लेकिन 3 बच्चे हैं, तीनों 6-6 साल आगे बढ़ेंगे तो कुल उसके उम्र कितनी होगी, तो x + 18, 3 साल के 6 साल के बाद तीनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। योग के 2 गुनी हो जाएगी उसके पिता की आयु। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु हमने क्या माना है, तीनों बच्चों की आयु के योग के 4 गुना, यही तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, 4 से गुना कर लो, आंसर। अब एक चीज़ आप देखोगे, इसको सॉल्व करो तो ये 2x हो गया
18 दूना 36, 4x प्लस 6, 4x में से 2x गया तो मिला 2x, और 36 में से 6 गया तो 30, यानी कि x का वैल्यू कितना, 15। अब x का वैल्यू अगर 15 है तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 3 बच्चों की आयु की योग के 4 गुना। आपने आयु का योग तीनों बच्चों का x माना था, उसका 4 गुना मतलब 15 का 4 गुना 60 होता है, और यही उस व्यक्ति की वर्तमान आयु है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 14वां नंबर सवाल, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि होती है तो समान ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 80,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। आपको पता है 4 वर्ष में अगर 40% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब कि प्रति वर्ष वो 10% का रेट होगा साधारण ब्याज पर, और 4 वर्ष में CI क्या होने वाला है, तो आपको 10% पे तो ईजी है, याद रहता है ना। 2 वर्ष में 21% होता है, 3 वर्ष में 33.1% होता है, 4 वर्ष में 46.4% होता है, ऐसा ही है ना कुछ। तो आपको कुछ नहीं करना है, 80,000 रुपये का, एक और जीरो लगाओ, 80,000 रुपये का 46.4 निकाल लेना है, 46.4 निकाल लेना है। अभी डेसिमल को छोड़ देते हैं, अभी सीधे 8 से गुना करो, तो 8 आप सीधे सीधे 46.41, सॉरी 46.41, 8 से सीधे सीधे गुना करो तो 8 एकम 8, 832, हाथ में 3, 8 छक्का 48 और 3 51, हाथ में 5, 832 और 5 37, यानी जो भी आंसर होगा वो होगा 37,128। कौन सा है, ये वाला है। डेसिमल का टेंशन छोड़ दो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू यही आ गया 37,128, और ये सवाल का उत्तर है। आया समझ में क्या सभी को, आसान है ना। 15वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 15वां नंबर सवाल कहता है कि बेलन की त्रिज्या 8/पाई सेंटीमीटर है और इसका आयतन दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई निकालो। आयतन बेलन का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यानी कि 400 जो 48 है वो पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या दिया हुआ है 8/पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, और यही एच हमें से क्या पूछ रहे, निकालने के लिए कह रहे। पाई से पाई ख़त्म कर देंगे, 8 बचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, यानी 7 पाई का जो वैल्यू है वो एच का मान है। अभी पाई का मतलब आपको पता है 22/7 होता है, 7 से 7 कटेगा, 22 रह जाएगा जो उसके हाइट का वैल्यू होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 16वां नंबर सवाल क्या कहते हैं कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी 5% आपका इंटरेस्ट है और टाइम है 6 साल, और वो राशि कितनी बन गई, 4160। अगर राशि बन गई मतलब ये अमाउंट है। क्लियर है सभी को। आप बताओ 5% राशि, 5% का ब्याज और 6 वर्षों में कितना इंटरेस्ट बनेगा, 30% का, और 6 वर्षों के बाद कुल कितना अमाउंट बनेगा, तो 130% का। क्लियर है क्या, यानी कि 130% ही 4160 के बराबर है। तो आपसे राशि का मतलब 100% का वैल्यू पूछा है। 3 बार में कटेगा, 13 तिया 9 और 6, यानी 13 दूना 26, 32, यानी कि 3200 रुपया जो है वो उसका क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। समझ में आया क्या, बस काटना था इसको और कुछ नहीं करना है। 17वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे। 17वां नंबर सवाल क्या कहते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे इसका आयतन पूछा है। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहोगे सर 6 गुना साइड का स्क्वायर ही तो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1728। क्लियर है ना। अभी ये अगर 6 नीचे आएगा तो साइड का ये क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर 12 इंटू 12 इंटू 12, और नीचे 6, तो 6 से 2 गया, यानी कि साइड का ये कैंसिल हो गया ना, नीचे आ गया, तो साइड का स्क्वायर का मतलब, साइड मतलब क्या हो गया, 2 12 है तो 1 12 बाहर आ जाएगा, और √2 साइड ये है सर हमारा। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन का मतलब क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब, ऐसा कर दो। तो 12 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1728 होता है, यानी कि 1728, और √2 का क्यूब कितना होगा, तो 2√2 हो जाएगा, सॉरी। अब 1728 का 2 गुना कितना होगा, तो सर 3456,
3456 √2 इस सवाल का क्या है, उत्तर है। 18वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका, 18वां नंबर सवाल क्या कहते हैं समझेंगे। 18वां नंबर सवाल कहता है खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर शंकु जुड़ा हुआ है। बेलन, शंकु और अर्धगोले का वह निश्चित त्रिज्या, अच्छा मतलब एक बेलन है हमारे पास, कुछ ऐसा कहता है। इसके सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है, सिरे पर एक अर्धगोला जोड़ देंगे और बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। अभी सबका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है, आपसे पूछा है खिलौने का आयतन। एक काम तो ये करो कि अर्धगोला का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन निकालो और जोड़ दो, आपके पास सब कुछ है, हाइट है, रेडियस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे सवालों में हम सबसे पहले मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं, शायद आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो आपको ये चीज़ें पता है कि मैंने क्यों बोला है कि 11 से कटना चाहिए, क्योंकि हमें आयतन की बात कर रहे हैं और आयतन में पाई आता है और कोई ऐसा नंबर नहीं है नीचे जो कि 22/7 में नीचे 11 आ रहा है और वो 22 को काटेगा 11 से, क्लियर है ना। तो ऑप्शन में अगर नंबर 11 से कोई कटने वाला एक नंबर होगा तो वो आंसर होगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर आयतन निकालेंगे और प्रोसेस से फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं, आपको पता है क्या करना है, अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, फिर दोनों का डिफरेंसेस निकालना है, वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 3 11, 5 16 और 6 2 8, इसका अंतर तो 8 है, मतलब ये 11 से नहीं कट रहा है। 8 5 13, 8 3 11, इसका डिफरेंसेस 2 है, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। 6 2 8, 8 7 15, 7 6 13 2 15, देखो 15 और 15 का जो डिफरेंस है ना वो 0 आता है और 0 का मतलब ये किसी से भी कट सकता है, मतलब कि सर ये कट सकता है, ये चेक करेंगे। 7 2 9, 9 5 14, 6 2 8, 6 2 8, 8 5 13, यानी कि सर ये डिफरेंसेज एक है, यानी पहला, दूसरा और चौथा का कोई भी डिफरेंसेज जो था वो ना तो 11 से कट रहा था ना 11 के मल्टीपल से। सिर्फ तीसरा ऑप्शन ऐसा था जिसका डिफरेंसेज 0 था, यानी कि ये 11 से कट रहा था और यही सवाल का उत्तर होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसका चाहे तो बैठ के आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं 19वां नंबर सवाल की तरफ। 19वां नंबर सवाल देखोगे तो साइन 6 से प्लस कॉस 6 से पावर में +3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब गौर से देखो, जैसे ही इसको देखते हो ना, अभी रटा रटाया चीज़ यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब दिया हुआ है, क्लियर है ना। अभी आप खुद बताओ, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का अगर क्यूब दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी कि सर ये पूरा टर्म ही 1 है। 1 का क्यूब आप चाहे तो कुछ भी कर लो, 1 ही आने वाला है, क्लियर है ना। अभी आप देखो, माइनस साइन पे पावर 4a माइनस कॉस पे पावर 4a प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर ए। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से ए का ना वैल्यू कुछ भी मान लो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप सॉल्व भी करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में कुछ भी ना साइन और कॉस पे डिपेंड नहीं है, ए के वैल्यू पे डिपेंड है ही नहीं, तो हम कुछ भी यहाँ एज्यूम कर सकते हैं ए का। अगर ए आप 45 एज्यूम कर लो तो जैसे ही, हाँ वो जो आप एज्यूम कर रहे हो वो आपके सवाल के कंडीशन को ख़राब ना करे। तो जैसे ही आप 45 एज्यूम करोगे ना, एक प्लस और एक माइनस का वैल्यू सेम में आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। और कॉसिक ए अब क्या आने वाला है, 2 आने वाले हैं, यानी यहाँ से ये क्या मिलेगा 2, क्योंकि साइन जो ए होता है वो 45 1/√2 होता है, कॉसेक उसका उल्टा √2 हो जाएगा, स्क्वायर कह रहे हैं तो 2 हो जाएगा, यानी 1 में से 2 गया तो -1 इस सवाल का क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। आपका सवाल बहुत ही आसान था, आप वन वे में कर सकते हो, आपको सवाल में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है ही नहीं। 20वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। संदीप एक ओवर कोट को इतना रुपये में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, तो ओवर कोट का क्रैमुल बताओ। अभी क्या है, ये ऐसे ऐसे सवाल है ना, आप एक बार में करोगे, बस सॉल्व करो, ख़त्म हो गई बात। ये 7 बार में कट रहे, ख़त्म हो गया सवाल, इतना ही सा सवाल था। 22% का लाभ का मतलब 122 रुपये में बिकेगा और आपका क्रैमुल है कितना, 8,540 रुपया। तो एक वस्तु का निकाल दिया हमने क्रैमुल, सॉल्व कर दिया।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 21वां नंबर सवाल क्या कहते हैं। पहले 3 वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में। देखिए आपके पास टोटल 8,000 रुपया था। आपने क्या किया कि पहले 5%, 10% और 15% की कमी करी। इसका मतलब कि ये 95 हो गया, ये 90 हो गया और ये 85 हो गया। अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक का मूल्य क्या होगा। नहीं, प्रारंभिक का तो दे रखा है ना, यानी इस कमी के बाद 3 वर्षों के बाद क्या होने वाला है, तो सॉल्व करेंगे और इसका सवाल का उत्तर मिलेगा हमें। तो सबसे पहले देखो 00 से 00 ये कैंसिल हुआ और 10 से फिर इसको कैंसिल किया, 10 से इसको कैंसिल किया। अब यहाँ ये है 100 को जाने देते हैं। आप देखोगे इसको तो क्या करें, 17 पचे 85, 20 पचे 100, फिर से 4 पचे 20, 19 पचे 95, 4 दूना 8। क्लियर है ना। यानी ऊपर में मिला 2, 19, 9 और 17 ये मिला। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर दोनों का सेम आ जाएगा तो फिर प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 9 दूना 18, 9 आठी 72 और 7 दूना 14। मतलब कि सर वो आंसर होने वाला है जिसका यूनिट डिजिट 4 आने वाला है और चौथा नंबर ऑप्शन ही एकमात्र था। आप एक तरीका और ढूंढ सकते थे इस सवाल के अंदर सॉल्व करने के लिए, कि जैसे ही हमने 10% का डिस्काउंट देखा, मतलब कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 90/10 होने वाला है और 90/10 में अगर 9 नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसके उत्तर में भी 9 रहेगा। अब इसके उत्तर में 9 रहेगा का मतलब है कि जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही इस सवाल का उत्तर होगा। पहला में तो सिर्फ 5 है ना, नहीं कट रहे हैं। ये देखेंगे 7 दूना 9 और 6 1 7, भाई साहब दूसरा भी नहीं कट रहा था, तीसरा में सिर्फ 7 है। चौथा नंबर ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है और इसका सवाल का उत्तर है। आप बिना ये काटपीट मचाए भी वन हिट से ना आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 22वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो 22वां नंबर सवाल क्या कहते हैं। 2z - 5y² + 5z + 2y का स्क्वायर -25z का स्क्वायर का मान क्या होगा। सॉल्व कर लो, आसान है, ज़्यादा इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप गौर से देखोगे तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि a - b का होल स्क्वायर, और ये जो नंबर है जिसका माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कैंसिल होने वाला है, तो इसका मतलब सिर्फ इसका a² b², इसका भी a² b² रहने वाला है। तो यहाँ देखेंगे तो 4z का स्क्वायर प्लस 25 y का स्क्वायर प्लस 25 z का स्क्वायर प्लस 4 y का स्क्वायर और -25 z का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 4z का स्क्वायर मतलब z², 25 4 29। ऐसा देखो ये 25z का स्क्वायर और -25z का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से 25y का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, 29y का स्क्वायर पहला और 4z का स्क्वायर लास्ट में, यानी 29y² + 4z² इस सवाल का उत्तर होने वाला है। 23वां नंबर सवाल क्या है। तेईसवां नंबर सवाल कहते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आप जानते हो पासा और सिक्का को आप जितना बार भी उछालो ना, अगर पासे को हम उछालेंगे तो इसका मतलब है वो 6 का पावर, जैसे अगर एक बार उछालेगो तो 6, 2 बार उछालोगे तो 6 के पावर 2, 3 बार उछालेंगे तो 6 पे पावर 3, 4 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 4, ये होने वाला है। और सिक्के के बारे में क्या कहा गया कि अगर सिक्का को आप एक बार उछालते हो तो 2 बार उछालते हो, या तो एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो, एक सिक्के को 3 बार उछालो या तो 3 सिक्के को एक बार उछालो, वो सेम कंडीशन होता है। आप एक बार उछाल रहे हो तो पावर 1, 2 बार उछाल रहे हो तो पावर 2, 3 बार उछाल रहे हो तो पावर 3। अब आप एक बात बताओ, पासे पर प्रत्येक बार 5 आने का, यानी 2 पासा है आप ले लो और प्रत्येक बार 5 आए, मतलब दोनों बार 5 आए, उसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या दोनों बार 5 आने की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। किसी भी नंबर के
दोनों पे सेम नंबर अगर आ रहा है इसका मतलब उसकी सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज बनेगी, क्योंकि वो सिंगल सिंगल नंबर होते हैं। एक बार ही आता है, 5 एक बार ही आता है। और पासे पर कह रहा है प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता, मतलब कि अगर आप तीनों को हिट लाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि ऐसे कंडीशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसे कंडीशन आएंगे जब तीनों पे हेड होंगे। मतलब ये उसकी प्रायिकता होने वाली है 1/36 गुना 1/8। आप देख लो सॉल्व करके, तो ये आने वाला है 288, यानी 1/288 इसकी क्या होने वाली है, प्रायिकता होने वाली है। बढ़ते हैं 24वां नंबर सवाल की तरफ। 24वां नंबर सवाल क्या कहते हैं कि एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। तो छोटी संख्या के 9 गुने का मान बताएं। छोटी संख्या का 9 गुना बताना है। अभी आप देखो ऑप्शन में, तो कोई भी जो संख्या आएगी उसका 9 गुना, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल में एक उस पहला नंबर ऑप्शन है जो उस सवाल संख्या का 9 गुना है, मतलब 9 से कट रहा है। बाकी कोई ऐसा सवाल संख्या ऑप्शन नहीं है जो 9 से कट रहा है। इसका मतलब है कि पहला नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है क्या? अब अगर आपको चेक करना है तो आप प्रोसेस से जा सकते हो। कहता है एक संख्या को 37 को दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 37 है। अब कहता है कि एक भाग का 5 गुना, अब आप या तो 5x, दूसरे भाग का 11 गुना 11y जब लोगे तो वो 227 बनने वाला है। तो अभी छोटी संख्या का, यानी यहाँ से एक x का मान निकाल लो, या जो भी छोटी आने वाली है उसका मान निकाल लो, और वहाँ से क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे और उस सवाल को उत्तर दे देंगे। आप कर लोगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसे सवालों में। बढ़ते हैं 24वां नंबर हो चुका है, 25वें नंबर सवाल की तरफ। 25वां नंबर सवाल क्या कहता है कि एक आपको परीक्षण दिया गया है जिसमें से लिखा है कि 88 को 93 से और 41 को 47 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का अंतर कितना होगा। सबसे पहले देखो इस नंबर को आप अरेंज करो। सबसे पहले इस नंबर को आप अरेंज करिए। अरेंज करने के लिए आरोही क्रम में अरेंज करेंगे अगर असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि जो हमारा छठा नंबर होगा ना वही इसका माध्यिका होगा। क्लियर है ना, क्योंकि 11 संख्या है, तो जो छठे नंबर पे आएगा वही इस संख्या का, इस सीरीज का क्या होने वाला है, माध्यिका होने वाला है। तो सबसे पहले लिखो, हम यहाँ से लिखेंगे 35, यहाँ है। अभी कौन सा आपका नंबर माध्यिका होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 56। अभी जो माध्यिका है वो 56 है। अब कह रहे हैं कि 88 को 93 से और 41 को 47 से, अच्छा 88 को 93 से, देखो नंबर तो वही आने वाला है ना, 88 को 93 से। अगर 88 को 93 से रिप्लेस करेंगे तो ये लास्ट में आएगा, और 41 को 47 से करेंगे तो ये यहाँ आएगा। मतलब एक ये भी आगे बढ़ा तो एक ये भी आगे बढ़ा। क्लियर है क्या? यहाँ से अभी 1 2 3 4 5, तब भी छठा यही रहने वाला है, यानी कि दोनों कंडीशन में छठा 56 ही है। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, 0 है। 26वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको नज़र अस्थिर रखना है एग्जाम हॉल में। 11 परिणामों का औसत 59 है, पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, तो 11वां परिणाम क्या होगा। अब ये भी सवाल है क्या, 11 परिणामों का औसत 59 है, तो इसका मतलब 59 इंटू 11 होता है कितना, 9 एकम 9, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 5 1 6। क्लियर है ना। अब कहता है 10 परिणाम 5 8 0 होने वाला है, तो 9 6 69 क्या होगा, 11वां संख्या होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार दिया हुआ है, माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। फिर से मीडियन निकालना है। 7 है, मतलब बीच का टर्म कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर चौथा होगा। अब खुद आप देखो, जब आरोही क्रम में अरेंज करोगे तो पहला ये होने वाला है 54, दूसरा 55, तीसरा 59, चौथा 60, और चौथा ही सवाल का क्या होना है, मीडियन वेट होना है। 28वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है ए बी सी ने साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 12 महीनों के लिए 7,000 का निवेश, बी ने 10 महीनों के लिए 8,000 का निवेश और सी ने 6 महीनों के लिए 12,000 का निवेश किया। कुछ भी नहीं है, ए बी सी 3 है,
एक तो 12 महीनों के लिए 7,000 का निवेश किया। देखो और तीनों में ना 3-3 जीरो है, तो मैं पहले ही हटाता हूँ। तो ए ने 12 सत्ते 84, बी ने 10 अट्ठे 80 और सी ने 12 छक 72। इतने का शेयर आपने किया है। ये 4 से कट रहेगा, हाँ। 21 चौ 84, 20 चौ 100, 4 18 चौ 72। यानी कि आपने जो राशि शेयर किया है वो 21, 20 और 18 के रेशियो में किया है। पूछता है सी का लाभ क्या होगा। सी का लाभ क्या होगा, तो देखो जैसे ही हम सी देखते हैं ना, तो इसका मतलब कुछ भी अभी बीच का मैंने नहीं पढ़ा है, ज़्यादा भी पढ़ते हैं वो देखते हैं। लेकिन जैसे ही सी का लाभ पूछा है ना, और सी में 18 है और 18 में क्या है भाई साहब, 9 है, तो इसका मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं 9 रहेगा। ठीक है, अगर वो कट जाएगा वो बात की चीज़ है, लेकिन पहले चेक कर लेंगे ना। 9 रहेगा, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चौथा नंबर ऑप्शन क्या है आपका, सही है। चेक करने का क्या तरीका है, अब कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, तो क्या करना है, कहते हैं कि एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में 20% लाभ प्राप्त हुआ और टोटल लाभ 14,770 था, यानी 14,750 था, सॉरी, जिसमें से 20% का लाभ किसने लिया, ए ने। तो इसका 80% ही जो राशि है ना वो इस तीनों में बटेगा, और तीनों में बटने का मतलब कि यहाँ सी का 18, अभी टोटल कितना है, तो 41 और 18 60, 60, 41 और 18 60 होता है क्या, 8 एक 9, 4 एक 5, 59। अब देखो मैंने क्यों बोला था कि ये 9 से कटेगा, 9 आएगा इसके उत्तर में, क्योंकि नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 18 को काटे, यानी 9 से 9 कट कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब है कि सर इसको सॉल्व करोगे और 9 वाला ही आंसर आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 29वां नंबर सवाल की तरफ बढ़िए, और 29वां नंबर सवाल क्या कहते हैं, रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। अच्छा अल्टरनेटिव वाला काम ऑप्शन क्वेश्चन है। रत्नेश ने पहले दिन शाम काम शुरू किया। देखो दो लोग हैं, एक रत्नेश है और एक विनीत है। क्या हुआ है कि ये लोग ने बारी बारी से काम किया, पहले रत्नेश फिर विनीत, पहले रत्नेश फिर विनीत, मतलब जितना दिन भी किया है ना दोनों इक्वल फॉर्म में काम किया है। मान लो 54 दिन काम रहता तो रत्नेश भी 27 दिन में काम करते और विनीत भी 27 दिन में ही काम करता, लेकिन जो 3/4 काम हुआ है ज़्यादा वो रत्नेश ने करा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर दिन में किए, 27 दिन 27 दिन। अब उसके बाद रत्नेश ने काम फिर शुरू किया होगा, तो जो शेष काम है वो 3/4 दिनों में इन्होंने पूरा किया है। इस तरह से इसने कितना काम किया, तो 27 चौ 108, 3 111/4, मतलब इसने इतने दिन काम किए और इसने 27 दिन काम किए। क्लियर है ना। कहता है यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी सोचो अगर पूरे काम को 48 दिनों में कर सकता है, यानी 48 दिन में रत्नेश ने पूरे एक काम करा है, तो एक काम को 1/48 दिन में और इतने दिन में गुने 111 गुने 111/4 दिन में, मतलब कि ये हुआ इतने दिनों में इसने इतना काम कर लिया। ये समझ में आया क्या सबको। रत्नेश ने उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब 48 दिन में पूरे एक काम किए, एक दिन में 1/48 काम किए, और इतने दिनों में कितना काम उन्होंने किया ये निकालना है मुझे। 16 तिया 48, 37 तिया 111, मतलब 16 चौ 64, यानी कि इसने जो है रत्नेश ने वो 37/64 काम कर लिया। अब कहते हैं कि विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अभी शेष काम हमारे पास कितना रह गया, तो कहोगे सर कि सर 27/64 काम शेष रह गया, क्योंकि हमें पता है जो काम होता है वो 1 माइनस रत्नेश का काम जितना हुआ उसको घटा देंगे। अब ये 27/64 जो काम है ना वो 27 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब कि वो पूरे एक काम को 64 दिन लेगा करने में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये। हालांकि जो बच्चे कंटिन्यू रहेंगे वो इस सवाल को कर सकते हैं, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है टफ इसमें। 30वां नंबर सवाल और लास्ट सवाल है ये हमारा। अच्छा सेम सवाल है, अभी बताओ एक एग्ज़ाम में ये दो सवाल बिल्कुल सेम पूछ रहे हैं, अभी उन बच्चों को 6 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। सही है ना, सेम सेम सवाल दो बार पूछ दिए, मतलब 3 नंबर उसमें भी इजी वाले में और 3 नंबर तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, एक ही सवाल 2 बार आ रहे हैं। तो इस तरह से ये टोटल 30 सवाल थे, जो काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही कम समय में करने लायक था।
मैंने थोड़ा टाइम लिया है क्योंकि मुझे बातें भी करनी थी आपसे। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ, एक बार प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आया हो, और लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल जाएँ।